डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद आज अपने न्यायिक सेवा क्षेत्र की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बिहार एपीपी के एक महत्वपूर्ण विषय एससी एसटी के बारे में एक प्रश्न का उत्तर बताने जा रही है। ये एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो स्टूडेंट, लायर या कोई पीड़ित व्यक्ति है सबके लिए है और कोई भी व्यक्ति इस एक्ट का लाभ उठा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक कानून बनाने का विधायिका ने प्रयास किया है। उस कानून का नाम है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ करप्शन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? यह अधिनियम क्यों बनाया गया? इस अधिनियम का उद्देश्य यही है सामाजिक न्याय प्राप्त करना। इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय प्राप्त करना। अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों के विरुद्ध गैर अनुसूचित जाति व्यक्तियों द्वारा किसी अपराध के किए जाने के संबंध में उनके अधिकारों को सुरक्षित करना। अगर अनुसूचित जाति के साथ कोई अपराध होता है और गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति करता है तो उसके लिए नॉर्मल प्रोविज़न जो पहले बनाए गए थे वो थे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इंडियन पेनल कोड 1860, मगर ये दोनों अपर्याप्त हुए। अतः 1989 में इस अधिनियम को बनाना पड़ा। एक केस आई आर.के. बलूठिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994। आर.के. बलूठिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, जिस केस में एमपी हाई कोर्ट ने इसका परीक्षण किया और कहा कि आर्टिकल 15(4) में जो लाभ बनाया गया है इनके लिए वो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है और किसी प्रकार के किसी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं है। द लेजिस्लेचर हैज जुरिडिक्शन एंड अथॉरिटी टू मेक सच प्रोविजन बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 15 सब क्लास 4। अर्थात 1989 में SC/ST एक्ट जो बनाया गया वह आर्टिकल 15(4) में फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द SC/ST अर्थात SC/ST के उत्थान के लिए बनाया गया। लक्ष्मी नारायण दास बनाम उड़ीसा राज्य एवं आदर्श, इसमें कहा गया कास्ट हैज किल्ड पब्लिक स्पिरिट। कास्ट हैज किल्ड पब्लिक स्पिरिट। कास्ट हैज डिस्ट्रॉयड द सेंस ऑफ पब्लिक चैरिटी। अर्थात जाति जो है एक लोगों की भावना को नष्ट करती है और लोगों के सोल को भी यह नष्ट करती है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि SC/ST को जो ये सुरक्षा इंडियन पेनल कोड से दी गई है, इस सुरक्षा को पाने का हकदार कौन व्यक्ति है? वह कौन सा SC/ST व्यक्ति है जो ऐसी सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है? तो SC/ST व्यक्ति वह होता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 366 के सब क्लास 24 में SC हो और आर्टिकल 366 के सब क्लास 25 में ST में आता हो। यही लोग इसके संरक्षण के हकदार हैं। साथ ही साथ समय समय पर आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के बारे में, आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में राष्ट्रपति समय समय पर नियम बनाते रहते हैं, इसमें वो आ रहे हों। एक बात और है
कि बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और सारे कानूनों को लेकर इस कानून में जो डिफरेंट है उस डिफरेंट के बारे में किस लॉ को आप ओवरराइड करेंगे। तो इस संबंध में SC/ST एक्ट के सेक्शन 20 में कहा गया है कि ओवरराइड इफेक्ट रखता है, अर्थात SC/ST एक्ट अन्य एक्टों के ऊपर ओवरराइड इफेक्ट रखता है। इसलिए यह एक्ट CRPC पे, IPC पे या अन्य सभी एक्टों पर ओवरराइड मतलब अभिभावी है। SC/ST के मुकदमे के मामले स्पेशल कोर्ट द्वारा सुने जाएंगे। स्पेशल कोर्ट का गठन स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्निंग हाई कोर्ट के अनुमति से गठन करती है, जिसका जज जिला जज यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होता है और डायरेक्ट वे से मामले का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उनको किसी प्रकार के कमिटल प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं है। SC/ST के मामले को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी अपर जिला जज सीधे संज्ञान ले सकते हैं, कमिटल प्रोसीडिंग की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है कि जिस दिन से ये चार्जशीट उनको न्यायालय में दी जाती है, उस चार्जशीट की प्राप्त होने के 2 मंथ के अंदर, 2 माह के अंदर मामले का विचारण कर दिया जाना चाहिए। ट्रायल ऑफ दी SC/ST एक्ट केसेस मस्ट बी completed within 2 months from the date of filing of the चार्जशीट। तो SC/ST एक्ट के मामले चार्जशीट फाइल होने के 2 माह के अंदर विचारण पूरा हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया SC/ST एक्ट में सेशन जज बैठता है, यही मैनेज करता है पूरा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार न्यायिक सेवा के एग्जाम में आने वाला है। वह है, आप ध्यान से सुनिए, व्हेन एनी पर्सन एनलार्ज ऑन एंटीसिपेटरी बेल इन केस ऑफ SC/ST एक्ट। यहाँ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से है कि कैन एनी पर्सन हैज़ राइट टू एंटीसिपेटरी बेल अंडर 438 CRPC इन केस ऑफ कमिट ऑफेंस अंडर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या कोई व्यक्ति अनुसूचित जात जनजात अधिनियम में कोई ऑफेंस कर दिया है तो कोई ऐसी कंडीशंस है वह एंटीसिपेटरी बेल पा सकता है CRPC में? इस प्रश्न का उत्तर आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आपके राइट से भी उठा हुआ प्रश्न है। ये पूरे भारत को हिला दिया, मोदी सरकार को हिला दिया, मध्य प्रदेश की सरकारें बदल गई इसी बेस पर, पिछले चुनाव 2019 के। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें। SC/ST एक्ट में अगर कोई ऑफेंस होता है तो क्या उसमें एंटीसिपेटरी बेल उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में या भारत के किसी न्यायालय में 438 में मिल सकती है? आइए इसी प्रश्न को हम आपको बताएं। इस प्रश्न का उत्तर SC/ST एक्ट के जिन सेक्शन के माध्यम से दिया जाएगा, पहले हम उन सेक्शन को देखें। सेक्शन आइए देखते हैं। SC/ST के सेक्शन 3 सेक्शन हैं, आप इसको देखिए। सेक्शन 18, सेक्शन 20 और सेक्शन 18A। ये तो SC/ST के हैं, ये SC/ST एक्ट के हैं। और इसी के साथ आपको देखिए 438 CRPC, 438 CRPC, आप देखिए इसको। सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 18A SC/ST एक्ट 1889 प्लस CRPC 438, इन
सारे सेक्शंस को मिला करके इस प्रश्न का उत्तर है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में आप कोई ऑफेंस करते हैं तो आपको बेल होगी कि नहीं होगी। 18, 20, 18A जो मोदी सरकार ने जोड़ा है 2019 में ला करके, डॉक्टर काशीनाथ वाली केस आने के बाद, और फिर 438 CRPC में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आइए इसी को पढ़ते हैं। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल को सेक्शन 18 SC/ST एक्ट मना करता है। SC/ST एक्ट सेक्शन 18 जो है एंटीसिपेटरी बेल को मना करता है कि 438 CRPC में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ये साफ साफ सेक्शन 18 मना करता है कि नो एनी चांस ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल टू एनी पर्सन, जो SC/ST में कोई अपराध करेगा एंटीसिपेटरी बेल में नहीं मिलेगी। 20 कहता है कि CRPC या कोई अन्य लॉ हो उस पर SC/ST एक्ट ओवरराइड इफेक्ट करेगा। फिर मोदी सरकार ने 18A जोड़ा। 18 में एक क्यों जोड़ा? इसके बीच में वो केस आई, उसी की वजह से इस केस को इसको जोड़ना पड़ा। वो केस थी 20 मार्च 2018 को डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस जब 2018 में आई तो इसमें जस्टिस A.K. गोयल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की अनावश्यक गिरफ्तारी नहीं होगी SC/ST एक्ट में, और गिरफ्तारी के पहले SC/ST अपराध में गिरफ्तारी से पहले इंक्वायरी की जाएगी, जांच की जाएगी, अर्थात इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस केस के आने के बाद थोड़ा सा दिक्कत आ गई जब उन्होंने कह दिया कि पहले जांच फिर गिरफ्तारी SC/ST एक्ट में, तो इसका मतलब गिरफ्तारी पे आप एंटीसिपेटरी बेल करके या किसी तरीके से आप रोक लगा देंगे। भारत सरकार ने 20/8/2018 को 18A इस धारा को SC/ST एक्ट में डाल दिया। 18A को डाल दिया, इंसर्टेड। ऐसा प्रावधान आने के बाद 18A के आने के बाद व्यवस्था हो गई कि SC/ST एक्ट का अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध FIR करने से पूर्व प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने नेड़े के प्रभाव को खत्म कर दिया और कहा यदि गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई तो अन्वेषण अधिकारी बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी के गिरफ्तारी कर सकते हैं। भारत सरकार पर विपक्ष का काफ़ी दबाव आया, फिर उन्होंने इस कानून को बनाया। और एक व्यवस्था और भी आई कि SC/ST एक्ट का कोई भी ऑफेंस होगा तो वह SC/ST एक्ट में ही चलेगा। 18A सब क्लास 2 में व्यवस्था की गई। न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी CRPC 438 के प्रावधान SC/ST के अधीन किसी मामले को नहीं लागू होंगे। अर्थात उत्तर प्रदेश में भले ही बेल का प्रावधान एंटीसिपेटरी हो, बिहार में भले ही बेल का प्रावधान हो, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी। 20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। सरकार ने अमेंडमेंट किया, लेकिन सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी सम्मान देना चाहती थी। अतः गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पिटीशन दायर की। रिव्यू पिटीशन में सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया कि आप कृपया अपने जजमेंट पर विचार करिए कि जो आपने ये कहा है कि SC/ST के मामलों में पहले इंक्वायरी फिर गिरफ्तारी, ये इनके सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2019 को
अपने पूर्व निर्णय 20 मार्च 2018 को वापस ले लिया और पूर्व स्थिति बहाल कर दिया। अब धारा 438 में एंटीसिपेटरी बेल SC/ST के केस में नहीं होगी। जब अपराध SC/ST का है तो फिर बेल का प्रावधान नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस MR शाह और न्यायमूर्ति BR गावी, जस्टिस अरुण मिश्रा, MR शाह और न्यायमूर्ति BR गावी ने कहा कि SC/ST को तंग करने वाले अपराध मानव गरिमा का हनन है। ह्यूमन फेलिंग एंड नॉट कास्ट इज द रीजन बिहाइंड द लॉजिंग ऑफ द फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि ह्यूमन फेलिंग एंड नॉट कास्ट इज द रीजन बिहाइंड द लॉजिंग ऑफ द फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट। सुप्रीम कोर्ट कंडेम्ड इट्स ऑन अर्लियर जजमेंट सेइंग इट वाज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने स्वीकार किया आवर प्रीवियस जजमेंट वाज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन डिग्निटी टू ट्रीट ऑल SC/ST कम्युनिटी मेंबर एज ए लेयर और क्रुक। तो ये तीनों पॉइंट जो संविधान में चेंजिंग आए इस तरीके SC/ST एक्ट में, ये संविधान के आर्टिकल 14 का एक क्लासिफिकेशन आया जो 15(4) में दिया गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर SC/ST का अपराध का फॉल्स FIR आप पे हो गई है, फॉल्स FIR हो गई है और वह अपराध आपने किया ही नहीं है, तो क्या 438 में बेल आपको मिलनी चाहिए? आपको बेल मिलेगी? देखिए, RK बलूठिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की केस आई जिसमें कहा गया सेक्शन 18 ऑफ द SC/ST एक्ट, जो सेक्शन 18 कहा है कि नो एंटीसिपेटरी बेल अंडर CRPC इफ द ऑफेंस कमिटेड अंडर द SC/ST एक्ट। तो RK बलूठिया यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि सेक्शन 18 SC/ST एक्ट आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करती है, बल्कि यह धारा 15(4) संविधान में वर्गीकरण करती है। 15(4) फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द SC/ST एक्ट 1989 बनाया गया। अब एक महत्वपूर्ण जजमेंट आपके पास, ताराचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ताराचंद स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कहा गया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के मामलों में धारा 18 SC/ST एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। स्टेट ऑफ MP बनाम रामकृष्ण बलूठिया, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें कहा गया कि SC/ST एक्ट में जो यह जांच की मांग की जा रही है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कारण है कि केवल कुछ लोगों के लिए इस प्रकार का व्यवस्था करना उचित नहीं है। तो SC/ST एक्ट जब अधिकारों की मांग करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, विधिक संरक्षण की मांग करते हैं, तब कुछ लोगों का निहित हित उन्हें आतंकित करता है। SC/ST जब अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो कुछ लोगों का एक हित है जो उन्हें आतंकित करता है या ऐसा प्रयत्न करता है। ऐसी दशा में यदि ऐसे लोगों को जो आतंकित करते हैं, डराते हैं, SC/ST का अपराध करते हैं, उन्हें अग्रिम जमानत दी गई तो फिर संविधान की भावना का हनन होगा, अर्थात संविधान का आर्टिकल 14 का संरक्षण नहीं मिल पाएगा। इसे संविधान का 14 का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये अपराध स्वयं भिन्न वर्ग में आते हैं, अर्थात 15(4) में इनका संरक्षण सही है। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं जो नई डेवलपमेंट है कि अगर आप ये न्यायालय में साबित कर दें कि ऑफेंस नॉट मेड आउट अंडर SC/ST एक्ट, इफ दैट ऑफेंस नॉट कवर्ड अंडर SC/ST एक्ट, आपके ऊपर लिखाई गई FIR में
आप यही दिखा दीजिए कि जो FIR लिखा रहा है वो SC ST है ही नहीं, या जो वर्ड बोला जा रहा है वह वर्ड SC ST एक्ट में आता ही नहीं है। तो फिर SC ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल जाएगी। बिलास पांडुरंग पंवार और अन्य, बिलास पांडुरंग पंवार और अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य। इसमें कहा गया कि आफ्टर द पर्जुअल ऑफ द FIR इफ द ऑफेंस नॉट मेड आउट अगेंस्ट SC ST एक्ट, इन दैट केस सेक्शन 18 ऑफ द SC ST एक्ट कैन नॉट अप्लाई, अर्थात एंटीसिपेटरी बेल हो जाएगी, क्योंकि जब आप ऑफेंस ही नहीं किए हैं तो बेल देने में क्या दिक्कत है। तो अगर ऑफेंस नॉट मेड आउट तो बेल आपकी हो जाएगी। तो संक्षेप में मैंने SC ST एक्ट पे आपको बताया, और यहाँ एक ही चीज़ जानना आपको ज़रूरी है, स्पेशल लॉ प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। स्पेशल लॉ प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। SC ST एक्ट स्पेशल लॉ है, वो प्रिवेल कर रहा है जनरल लॉ पे, CRPC 438 पर वह प्रिवेल कर रहा है। तो इस प्रकार आज आपने SC ST एक्ट पर सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।